अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स को बहुत डिटेल के अंदर समझा था। हमने उनको इससे समझा था ताकि हमें पता चल जाए कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, मिक्सचर कैसे बनते हैं और हम उनको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही मिलाकर बनता है और उस टॉपिक का नाम है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस होती क्या है, ये एक टर्म कैसी है, कहाँ से निकली है। उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, उनको हम लेंगे और हम देखेंगे कि इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं ना बच्चों, वो कभी कभार मोर देन वन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब जो एक से ज्यादा उनकी फॉर्म है ना, वो डिफर कर रही होती है इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कंपाउंड जो है वो ए है। अब इसकी दो फॉर्म्स हैं, बी और सी। ये दोनों इसी से निकली हैं, लेकिन अपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से, फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये इन दोनों इससे मुख्तलिफ हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं और इससे भी मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह की फॉर्म को, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रोपी। और ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म जो होती है उनकी एग्जिस्ट करी होती है, एलिमेंट की या कंपाउंड की, उनको कहा जाता है एलोट्रोप्स। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी और सी हैं वो ए के क्या हैं, वो एलोट्रोप्स हैं। इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो ए की, वो क्या है, बी और सी। हम इनकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दो फॉर्म में होती है, एक तो O2 जो कि आप लोगों की एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और होती है O3 की फॉर्म में जो कि आप लोगों की ओजोन लेयर के अंदर, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट, जो को प्रोटेक्ट करती है आप लोगों को हार्मफुल रेज जो आती हैं सन से। उसके बाद हम देखते हैं सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एलोट्रोप्स के अंदर वो आती है कार्बन की। कार्बन की बेसिकली दो तरह की फॉर्म जो होती हैं एलोट्रोप्स के अंदर एग्जिस्ट करी होती हैं। एक होती है क्रिस्टलाइन और दूसरी होती है अमोर्फस। ज्यादातर बच्चों को क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स जो होता है उनके बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम इनको जनरली देखते हैं, इनको ज़्यादा समझते हैं और केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा यूजफुल यही होती है। अमोर्फस बेसिकली क्या होती हैं, आप लोगों ने हमेशा अपने बात याद रखनी है जेन के अंदर, क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल की शेप के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक उनकी शेप होगी। और अमोर्फस जो होगी कोई ऐसी शेप होगी जिसकी कोई पैटर्न नहीं होगा, जिगजैग फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो कार्बन जो होता है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप भी बनाता है और अमोर्फस जो एलोट्रोप होता है वो भी बनाता है। आपकी बुक के अंदर क्रिस्टलाइन जो है वो मेंशन है, लेकिन मैं आपको अमोर्फस की भी एक दो एग्जांपल जो है वो आप लोगों को बता दूंगी। पहले मैं आप लोगों को अमोर्फस की एग्जांपल एक दो बता देती हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लो, अपने ज़हन के अंदर रख लो। ठीक है, अमोर्फस एलोट्रोप्स के अंदर, जिसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, इरेगुलर, या आप लोग समझ लो कोई इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है अमोर्फस फॉर्म जो है वो अमोर्फस एलोट्रोप है कार्बन का। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल आती है चारकोल की। ये बेसिकली क्या करता है, ये गैसेस को अब्जॉर्ब करता है, इसको फिल्टर के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। कोक की, कोक हम पढ़ेंगे आगे जाके, कोक किसकी, कोक की बात की जा रही है। ये बेसिकली कोक जो होती है ये कार्बन से, या आप लोग कह लो कि ये कोल से हासिल होता है आप लोगों को, ये कोक जो होती है, ठीक है, ये एक फॉर्म है कोल की। और उसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन बेसिकली ये एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, चारकोल हो गई, ये फिल्टर पर्पज, इसकी फिल्ट्रेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और कोक जो होती है इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। ये तीन जो हैं ये आप लोगों के पास अमोर्फस फॉर्म है, किसके, अमोर्फस एलोट्रोप हैं, किसी इसके, कार्बन के। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़, हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है हम उसी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था वो आता है डायमंड। डायमंड जो है वो आप लोगों का क्या है, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का। अब
कुछ जो मैंने आप लोगों को लास्ट के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी कि कुछ फॉर्म्स होती हैं एक सब्सटेंस की, एक एलिमेंट की, वो कंडक्टर होती हैं, वो कंडक्टर नहीं होती हैं, कुछ दूसरी फॉर्म होती हैं। बेसिकली सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है। अगर एटम्स की अरेंजमेंट, जैसे हमने पढ़ा है कि अमोर्फस के अंदर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी किसी भी सब्सटेंस की, उसके अंदर डेफिनेट अरेंजमेंट का होना जरूरी है। अब उसकी अरेंजमेंट के अंदर भी डिफरेंट कंडीशन आ सकती है। उसके अंदर क्या होता है कि एटम्स होते हैं वो फ्रीली घूम रहे हो सकते हैं, ठीक है। एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बाइंड के होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी के अंदर आयनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। अब सबसे पहले जो आता है आप लोगों के पास वो आता है डायमंड। बेसिकली डायमंड के अंदर होता क्या है कि जो हर एक कार्बन एटम होते हैं ना, सिंगल कार्बन एटम, वो कोवलेंटली बॉन्ड होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन के अंदर बताया था कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इंटरमीडिएट बॉन्ड क्या होता है, सारी चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन के अंदर बताई हुई हैं, तो आप लोगों को लास्ट में देखो। बेसिकली क्या होता है कि कार्बन एटम जो कोवलेंटली बॉन्ड होता है किसके साथ, 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, और इस तरह करके इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो वेब लाइक जो होता है वो आप लोगों को नजर आता है। और एक ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोगों को नजर आता है। आप लोगों की बुक के ऊपर भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। अगर हम इसके जनरल ड्रॉ करें, इसकी पिक्चर कैसे होती है, कार्बन की अरेंजमेंट किस तरह हुई होती है इसके अंदर, तो सबसे पहले देखो, सपोज आप लोगों के पास सिर्फ एक सिंगल कार्बन है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर भी कोई और कार्बन लगी होगी, 1 2 3, ये 4 कार्बन जो है इसके साथ अटैच है। ये वाला कार्बन जो है ये फर्दर आगे 4 कार्बन के साथ जो होगा वो अटैच होगा, कार्बन कार्बन और कार्बन। ये वाला कार्बन जो होगा ये भी नेक्स्ट आगे किसी और कार्बन के साथ अटैच होगा, और ये वाला कार्बन भी आगे किसी और कार्बन के साथ अटैच होगा। इस तरह करके इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोगों को नजर आता है, जिसके अंदर कार्बन जो होता है वो हर एक कार्बन के साथ अटैच होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, और इस तरह करके एक पूरा इसका जो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। डायमंड आप लोगों ने अगर देखी होगी पीछे बुक के ऊपर भी गिवन है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इसको आप लोग इंडस्ट्री के अंदर नहीं बना सकते हो, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है नेचर के अंदर, ठीक है। और आप लोग इसको डिस्कवर करते हो। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉन कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हर एक कार्बन जो होता है वो अगले 4 कार्बन के साथ मुकम्मल तौर पर इस तरह कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये बॉन्डेड होता है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह बचती नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन या हीट की कंडक्शन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को, और डायमंड के अंदर इस तरह की कोई चीज़ जो होती है वो नहीं होती है। इसको बेसिकली हम ज्वेलरी के अंदर, कटिंग के अंदर इस तरह एज अ टूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है किस चीज की, कार्बन की, वो आती है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमने देखा था कि जो डायमंड होता है उसके अंदर एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन जो होता है वो 3 अदर्स के साथ अटैच होता है इन अ लेयर। मतलब कि 3 कार्बन जो होते हैं उसके साथ अटैच होता है, लेकिन लेयर्स की फॉर्म के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हेक्सागोन का। हेक्सागोन, जैसे आप लोग शहद की मक्खी का आप लोग वो देखो ना, हाइव देखो, बी हाइव देखो, तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट का एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है, तो आप लोग उसको देखो एक दफ़ा। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता सकूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। सेम इसी तरह इसके ऊपर भी इसके 6 जो होते हैं वो कार्बन के साथ इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे और ऐसे 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 और ऐसे। अब क्या होता है, ये वाली प्लेट जो होती है वो इसके साथ अटैच हो जाती है, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। ये पीछे से आके इसके साथ और ये वाला इसके साथ, इस तरह करके ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो अटैच होता है। और लेयर्स की फॉर्म के अंदर, मतलब कि इसके अंदर भी आगे फिर लेयर हो जाती है, इसके नेक्स्ट लेयर बाय लेयर जो होती है वो उसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ जो होते हैं कार्बन वो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ पैरेलल होते हैं एक दूसरे कार्बन के, और ये जो होता है इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता जिसका डायमंड का होता है।
ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं और ये एक वेरी गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बहुत स्लिपरी होता है। आपको पता होगा कि जो पेंसिल्स के अंदर यूज होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, वो सिक्का जो आप लोग देखते होते हैं वो लेड नहीं होता, वो उसको हम लेड पेंसिल कहते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर कार्बन होता है, वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब जो आप लोगों के पास थर्ड नंबर पर आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है, वो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो कि आप लोगों को आगे जाके हमेशा यूज करनी है, वो है बकमिस्टर फुलेरीन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन के 60 मॉलिक्यूल 60 एटम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। डायमंड के अंदर ग्राफाइट के अंदर कितने थे, C3, जबकि डायमंड के अंदर C4, लेकिन जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है उसके अंदर C60, मतलब कि 60 आप लोगों के पास कार्बन के एटम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा कि वो किस तरह का होता है, हेक्सागोनल शेप होती है उसकी, स्फेरिकल मतलब कि मिक्स शेप उसकी होती है, एग्जिस्ट करी होती है। और आप लोगों ने अगर उसके ऊपर देखा होगा कैसे स्फेरिकल्स बने होते हैं, हेक्सागोन बने होते हैं, सेम इसी तरह जो बकमिस्टर फ्लोरीन है वो इस तरह की शेप के अंदर स्फेरिकल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो कार्बन के 60 एटम्स हैं वो आपस में इस तरह जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। और आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये डिस्कवरी जो थी बकमिस्टर फ्लोरीन की, उसने नोबेल प्राइज विन किया था। ये नोबेल प्राइज विनिंग एक चीज थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग इतना ही समझ लो कि जैसे पेंटागन या हेक्सागोन को आपस में मिला देते हो तो आप लोगों के पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। इतना आप लोगों के लिए काफी है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स जो कि आती हैं, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ, वो पॉइंट है ट्रांजिशन टेम्परेचर का। बच्चों, हर एक जो एलोट्रोप होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। अगर तो आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो किसी और फॉर्म में चल जाएगी, डिक्रीज किया तो किसी और फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर लेगी। अब इसी तरह जो है वो आप लोगों के पास सल्फर की एलोट्रोप्स होती हैं। कुछ को कहा जाता है रोम्बिक सल्फर, जो कि हमें भी पढ़ेंगे। कुछ को कहा जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है सल्फर की। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चों रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जो होता है वो क्या होता है और किस तरह एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसके अंदर इसकी शेप जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। ये आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। येलो कलर का होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोग ने हमेशा याद रखनी है। रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। रोम्बिक सल्फर के अंदर ऑक्टाहेड्रल ही इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर के 8 एटम जो होते हैं वो आपस के अंदर अटैच होते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ। और वो आपस के अंदर उन्होंने इस तरह अपने आप को लिंक किया होता है कि आप लोगों को वो रिंग की शक्ल के अंदर, सूरत के अंदर आप लोगों को नजर आते हैं। अगर हम इसकी सोलिबिलिटी की बात करें तो ये सोलिबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोगों को प्रेडिक्ट कर देती हूँ, दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को इसके थोड़े बहुत जो है, अगर आप लोगों के जिम्मे क्वेश्चन भी है कि किस तरह का एग्जिस्ट करता है, आप लोग बुक के ऊपर लिख भी सकते हो, इसको बना भी सकते हो, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर जो है वो कलर डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है। तो अगर आप लोग इसको बना लोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 8 कार्बन के मॉलिक्यूल आइटम होते हैं, तो सबसे पहले एक यहाँ पर आता है सल्फर का, दूसरा यहाँ पर सेम, दूसरा फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सेम, देन इस तरह यहाँ, उसके बाद यहाँ पर, देन मिड में, उसके बाद यहाँ पर, और ये आप लोगों के पास रम्बिक सल्फर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा देख लो। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 और S8, इस तरह रोम्बिक सल्फर जो होता है एग्जिस्ट करता है। इसको हम अल्फा सल्फर भी कहते हैं, अल्फा सल्फर। आप लोग लिख लो इसको अपनी बुक के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी जो होती है शेप जो होती है वो रोम्बस की फॉर्म के अंदर होती है। रोम्बस इस तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक जो टेम्परेचर होता है जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है, तो क्या होता है कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 96 डिग्री सेल्सियस, इसकी दूसरी फॉर्म की निस्बत।
अब दूसरी फॉर्म को डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में इसका ट्रांजिशन समझाती हूँ। मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको आप लोग बीटा सल्फर भी कह सकते हो। शेप की बात करें तो ये लॉन्ग निडल शेप स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है। 96 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप लोग रोम्बिक सल्फर को, मैं इधर लिख देती हूँ, हीट करोगे तो आप लोगों के पास मोनोक्लिनिक सल्फर जो होगा वो हासिल हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर को जो एलोबरेट कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो आप लोग ये देख लो कि इस तरह करके इसकी एक साइड होती है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और 4 इस तरह करके ये पिछली साइड के ऊपर जुड़ा होता है। तो इस तरह की मोनोक्लिनिक फॉर्म जो होती है वो सल्फर की एग्जिस्ट करती है। ये दो मेन आप लोगों के पास एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के। कार्बन के एलोट्रोप्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इधर से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों को बहुत बहुत आसानी हो। तो आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।